हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए थे, उसको एक्सप्लेन कर दिया था, उसमें ढेर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें लिखा हुआ है CO2 टाइप करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि 2 को उसके उचित स्थान पर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब देखिए 2 को उचित स्थान पर प्राप्त किया जा सके उसके लिए 4 अलग अलग यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं इन चारों ऑप्शंस को आप लोग को जो है एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्या कर सकते हैं। ये सारा का सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में। मैं एक बार लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करके दिखाता हूँ आपको, उसमें ये सारे चारों ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया। यहाँ जैसे मान लीजिए आपको CO2 ही लिखना है तो हमने लिखा CO2 लिख दिया। CO2 लिखने के बाद हुआ क्या, सामान्य तौर पे जब भी हम कोई केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो ये नंबरिंग जो होती है वो सामान्य तौर पे स्मॉल साइज में थोड़ी सी होती है और नीचे की तरफ होती है। तो जब भी कोई चीज़ छोटी करके नीचे की तरफ लिखनी होती है तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट ऑप्शन होता है। हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इस टू को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो टूल बार दिखाई दे रहा है, फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना x² और x2 करके, ये हमारा सबस्क्रिप्ट ऑप्शन है और ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन है। चूंकि हमें क्या करना है, नीचे की ओर करना है, तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट ऑप्शन काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी आप किसी ऑप्शन पर किसी टूल बार में जाते हैं तो उससे संबंधित अगर कोई शॉर्टकट होता है तो वो ज़रूर दिखाता है। उसके नाम तो दिखाएगा ही दिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट नाम लिखा हुआ है और उसका शॉर्टकट CTRL-SHIFT-B दिखा रहा है। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सबस्क्रिप्ट हो गया, दोबारा क्लिक कर देंगे सबस्क्रिप्ट हट जाएगा। अगर हम Ctrl+Shift+B भी प्रेस करेंगे तब भी ये हो जाएगा। फिर से Ctrl+Shift+B प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ इसके बगल में सुपरस्क्रिप्ट दिया है, इसका भी शॉर्टकट देखिए Ctrl+Shift+P है। Ctrl+Shift के साथ P प्रेस करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, छोटा होकर के नीचे आ जाएगा। इसके अलावा क्या था, बोल्ड और अंडरलाइन ऑप्शन था। अगर हमने C को थोड़ा सा बोल्ड करना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ B बना हुआ इस पर क्लिक कर दिया, या कंट्रोल के साथ भी B प्रेस करिएगा तो भी ऐसा हो जाता है। यहाँ पर देखिए शॉर्टकट इसका दिया हुआ है। साथ में देखिए इटैलिक थोड़ा सा कर्सिव करने के लिए कंट्रोल के साथ I, और ये अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ U। अच्छा, कभी कभी ऐसा कंट्रोल के साथ U हमने प्रेस कर दिया, देखिए अंडरलाइन आ गई। अक्सर पूछा जाता है कि डबल अंडरलाइन के लिए क्या करेंगे। डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ D प्रेस करते हैं तो डबल लाइन आ जाती है। देखिए नीचे यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए ये नीचे डबल लाइन आ गई है। अगर आपको सिंगल लाइन रखनी है तो केवल कंट्रोल U प्रेस करिएगा तो सिंगल लाइन आएगी, और कंट्रोल के साथ D प्रेस कर दीजिएगा तो डबल लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था, CO2 टाइप करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए हमने अभी अभी क्या किया, सबस्क्रिप्ट किया, तो आंसर क्या होगा इसका, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। स्लाइड के संबंधित संकेत डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑन ऑफ अ स्लाइड। हिंट देना है, हिंट का मतलब उससे संबंधित कुछ लिखना है, तो उसके लिए क्या होता है, नोट्स मास्टर यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन जो होता है, आप देखिएगा जब भी आप कोई स्लाइड तैयार कर रहे होते हैं तो उसके नीचे जो है नोट्स का एरिया होता है। अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो, अगर पावर पॉइंट में नहीं काम कर रहे हैं, आप इम्प्रेस में काम कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाकर के नोट्स मास्टर ओपन करना पड़ेगा। वहाँ नोट्स लिखने के लिए जगह होगी, आप लिख सकते हैं। मतलब पर्टिकुलरली किसी स्लाइड के बारे में नीचे लिखना है ताकि उसका प्रिंट आउट निकालें और उसको हम पढ़ सकें, तो उसके लिए नोट्स मास्टर यूज़ किया जाए। प्रेजेंटेशन मास्टर कुछ नहीं होता है, हिंट मास्टर भी कुछ नहीं होता है। स्लाइड मास्टर जो C दिया हुआ है वो होता है, स्लाइड मास्टर ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी स्लाइड, इसे मास्टर स्लाइड के नाम से भी जाना जाता है। इस स्लाइड पर जो भी चेंज किया जाएगा वो चेंज जो है आपको हर स्लाइड पे प्रेजेंटेशन में दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको हर स्लाइड पर राइट अपर कॉर्नर पे लोगो लगाना है, तो आप क्या करिए, स्लाइड मास्टर खोलिए, उसमें जाकर के अपर राइट कॉर्नर पे लोगो लगा दीजिए। अब वो आपको हर स्लाइड पे दिखाई देने लगेगा। तो स्लाइड मास्टर अलग चीज़ हो गई, नोट्स मास्टर। तो इस वाले 22 का आंसर क्या होगा, नोट्स मास्टर होगा। अब आते हैं वन टाइम पासवर्ड, OTP कहते हैं उसको। ठीक है, कुछ लोग जान रहे होंगे फुल फॉर्म, कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे। वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य तौर पे जब OTP नहीं था, ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज़ की जाती थी, उसमें ID और पासवर्ड की सहायता से ही सारे के सारे काम किए जाते थे। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ियाँ होती थी, अगर किसी को ID पासवर्ड पता चल गया तो वो अकाउंट डिटेल्स की सहायता से जो है चीज़ें इधर उधर कर सकता था। तो एक नई सुरक्षा के लिए तकनीक आई कि हम वन टाइम पासवर्ड जनरेट करेंगे किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए। अब तो लगभग हर जगह कोई रजिस्ट्रेशन करिए उसमें भी वन टाइम पासवर्ड आ जाता है। तो ये पूछ रहा है कि वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है।
ठीक है। ये इसका नाम क्या है, वन टाइम पासवर्ड। इसको केवल एक बार यूज़ किया जा सकता है। इसकी खास बात ये है कि इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एक टाइम लिमिट के साथ आता है। अगर उस समय के अंदर इसको यूज़ नहीं किया गया तो ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये हर बार अलग अलग होता है। तो इसका आंसर क्या है, 23 का आंसर क्या है, हर बार अलग अलग है, इसलिए वन टाइम पासवर्ड ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। और कोई भी पासवर्ड आपका कभी भी मैच नहीं करेगा, आप जितना भी जनरेट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। जैसे मान लिया आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड खुली हुई है तो सेकंड स्लाइड खुलेगी, फिर थर्ड स्लाइड खुलेगी। अब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्लाइड शो को आगे बढ़ने नहीं देगा। अब देखिए, इसे आपको बताते हैं, लास्ट शुरू करते हैं। माउस बटन से क्लिक करिएगा आप, अगर पहली स्लाइड खोले हो तो दूसरी खुल जाएगी। एंटर बटन प्रेस करिएगा तो भी अगली स्लाइड खुलेगी। स्पेस बार प्रेस करिएगा तो भी अगली स्लाइड खुलेगी। मतलब ये जो तीन ऑप्शन हैं ये स्लाइड शो को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्वेश्चन ये पूछा है कि आगे की तरफ क्या नहीं बढ़ाएगा। जो नहीं बढ़ाएगा वो क्या है, आपका एस्केप बटन। आप एस्केप बटन प्रेस करिएगा, प्रेजेंटेशन आगे बढ़ना, क्या प्रेजेंटेशन वहीं पर जो स्लाइड शो हो रहा है वो रुक जाएगा, आपकी नॉर्मल फाइल आपको दिखाई देने लगेगी, जो फुल स्क्रीन था वो भी बंद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, फुल फॉर्म पूछा गया है WLAN। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर W उसके साथ लगा हुआ देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वायरलेस। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है। इसके बाद आते हैं PDF का फुल फॉर्म। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है। सामान्य तौर पे एक ये कंफ्यूजन वाला है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अब देखिएगा, जब भी सामान्य तौर पे आप किसी से बात करते हैं तो हमको PDF फाइल भेज देना, ठीक है। PDF भेज देना थोड़ा सा कम होता है, PDF फाइल भेज देना वाला वर्ड ज़्यादा यूज होता है। तो PDF अलग चीज़ है और उसके बाद फाइल यूज़ किया जा रहा है। तो सामान्य तौर पर जो PDF का फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, न कि फाइल। आधे बच्चे उसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल समझते हैं, लेकिन नहीं, वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो इसका आंसर नंबर सी जो होगा वो सही होगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो लिखा हुआ है वो गलत आंसर है। अच्छा, ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्टिव सेल M10, एक्टिव सेल पहले क्या होती है ये जानिए। एक ऐसी सेल जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कैल्क ओपन कर लेता हूँ, हमने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये D4 सेल है, ये हमारी एक्टिव सेल है। उसी तरह उसमें कहा क्या गया है, हम किस सेल में बात कर रहे हैं, M10 हमारी एक्टिव सेल है। चलिए M10 पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया IJKLM, ठीक है। M10 हमारा एक्टिव सेल हो गया, ये हमारा एक्टिव सेल हो गया। फिर ये कह रहा है कि एक्टिव सेल हमारी M10 है। अगर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, M11 पे चले जाएंगे। आप देखिए, एंटर बटन प्रेस किया, हम M11 में आ गए। जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं अगली स्लाइड पे अगले सेल में आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, M11 हो जाएगा। अब आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन। मैं तीनों का एक्सटेंशन नेम आपको बता देता हूँ, आप उसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर राइटर में काम कर रहे हैं तो राइटर के फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .odt, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो जाएगा। अगर आप कैल्क पे काम कर रहे हैं तो कैल्क क्या होता है, एक तरह की स्प्रेडशीट है, तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है ODS होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है। अगर आप इम्प्रेस पे काम कर रहे हैं तो एक तरह की प्रेजेंटेशन है, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है ODP होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछा गया, हमने ODS बताया है तो इसका आंसर क्या होगा, ODS। इसको भी थोड़ा समझा दे रहे हैं। एक्सेल्स क्या होता है, एक्सेल्स जो होता है वो अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप काम कर रहे हैं और उसकी कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्सेल्स होता है। एक्सेल्स जो था अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक्सेल्स X भी इसके साथ लास्ट पे जुड़ गया है। 2007 या उसके बाद के जो भी वर्जन आए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उसमें X जोड़ दिया गया है, एक्सटेंडेड, ठीक है। तो एक्सेल का अगर कभी पूछा जाता है तो ये भी हो सकता है, अगर इसके साथ लास्ट में X लगा हुआ है तो वो भी हो सकता है। ODX किसी का नहीं होता है। TXT जो होता है, अगर नोटपैड में कोई आप फाइल बना रहे हैं तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, TXT होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब समझिए व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में कि व्हाट इफ एनालिसिस होती क्या है। सामान्य तौर पे मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, आप
यहाँ कोई वैल्यू लिख दिया मैंने, उसके बाद हमने यहाँ पर भी कोई वैल्यू लिख दी। इसके बाद हम उसको L4 में जोड़ना चाहते हैं, तो हमारा J4 प्लस L4 लिख दिया, एंटर किया, सॉरी J4 और K4 है, L4 हमने लिख दिया, J4 और K4 एंटर किया, ये वैल्यू आ गई। रेफरेंस वैल्यू में अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो फाइनल वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान ली मैंने 45 कर दिया तो फाइनल वैल्यू 99 अपने आप होगी। ठीक है। व्हाट इफ क्या होता है, एक टर्म आता है गोल सीक। गोल सीक टर्म जो होता है वो अभी क्या है, रेफरेंस वैल्यू में चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू बदल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनल वैल्यू में चेंज करके रेफरेंस वैल्यू को चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको 100 करना चाहते हैं, तो अगर सीधे 100 लिख देंगे तो फॉर्मूला यहाँ से गायब हो जाएगा। ये जो यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो अब क्या करें, तो होता क्या, गोल सीक ये करता है कि आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ वैल्यू चेंज करिए और आप ये बताइए कि कौन सी रेफरेंस वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है। तो होता क्या, व्हाट इफ एनालिसिस ये कहता है कि अगर व्हाट इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हो, तो अगर ऐसा 100 यहाँ करना हो तो उसके लिए यहाँ पर जो भी रेफरेंस वैल्यू होगी वो व्हाट इफ वैल्यू कही जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर आप व्हाट इफ एनालिसिस का विश्लेषण करते हैं तो परिणामों पर इन परिवर्तनों के प्रभाव को देखने के लिए आप विशिष्ट मानों में बदलेंगे, बदलाव तो करेंगे ही। आप जिन मूल्यों को बदलेंगे उन्हें उनके लिए क्या शब्द होता है, उनके लिए जो शब्द होता है वो क्या होता है, व्हाट इफ वैल्यूज नाम का शब्द होता है। ठीक है। व्हाट इफ वैल्यू अगर चेंज होना तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो व्हाट इफ वैल्यू के नाम से जानी जाती है। अब आते हैं फायर वॉल। फायर मतलब आग, वॉल मतलब दीवार, आग की दीवार मतलब जिसको पार करना थोड़ा सा कठिन हो। ठीक है। कुल मिलाकर के फायर वॉल का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम एक ऐसी दीवार तैयार कर रहे हैं जिसे पार करना दूसरों के लिए कठिन हो जाता है। सामान्य तौर पे आजकल फायरवॉल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं क्योंकि आजकल इंटरनेट से ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं आपके कंप्यूटर में घुस करके, आपके डिवाइस में घुस करके। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ कि सिक्योरिटी के लिए होता है। फायरवॉल हमेशा और हमेशा क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है। अब फायरवॉल है क्या, ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है? सामान्य तौर पे फायरवॉल तभी यूज़ किया जाता है जब हम अपने सिस्टम को किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो लोकल नेटवर्क हो, किसी भी तरीके से अगर हम किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें फायरवॉल यूज़ करना ज़रूरी है। फायरवॉल करता क्या है, किसी भी दूसरे के एक्सेस को रोकता है। अगर कोई दूसरा प्रोग्राम या कोई दूसरा पर्सन आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको रोकेगा। दूसरी चीज़ फायरवॉल से आप सेट कर सकते हैं क्या अलाउ होगा, क्या नहीं अलाउ होगा। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, अक्सर पूछा जाता है कि बताइए फायरवॉल सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर। आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये दोनों प्रकार का होता है। यही एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर के रूप में भी किया जाता है, हार्डवेयर के रूप में भी किया जाता है। छोटा नेटवर्क है, बहुत बड़ा काम नहीं है तो सॉफ्टवेयर से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर नेटवर्क बड़ा है, ठीक है, तो आपको हार्डवेयर के रूप में भी फायरवॉल का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए बोल रहा है फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। अगर कोई फाइल है, सेव की हुई फाइल को ओपन किए तो कहाँ प्रदर्शित होता है? टाइटल बार, टास्क बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। देखिए आंसर तो इसका टाइटल बार है, आप यहीं देख लीजिए, यहाँ ऊपर नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, फाइल का। ठीक, इसके बाद टास्क बार क्या होता है? टास्क बार हमारा जो होता है, जो हमारी स्टार्ट बटन जहाँ पर होती है, जो चौड़ी सी पट्टी, तो उसको टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में क्या होता है, जितना भी प्रोग्राम आप ओपन किए हुए हैं सब छोटा छोटा करके वहाँ दिखाई देगा, आप वहाँ से स्विच कर सकते हैं। मतलब वो बताता है कि आपने कौन कौन से टास्क ओपन कर रखे हैं। स्टेटस बार क्या होता है, किसी भी विंडो में, ठीक है, जो पर्टिकुलरली इस विंडो या उस प्रोग्राम की स्टेटस को बताता है उसको स्टेटस बार कहते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पर ओपन किया हुआ है राइटर, यहाँ नीचे देखिए पेज 1 of 1 या वर्ड 1 वर्ड 3 कैरेक्टर ऐसे लिखा हुआ है ना, ये हमारे स्टेटस बार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तो फाइल का नाम दिख नहीं रहा है, फाइल का नाम तो ऊपर दिख रहा है। उसके बाद आते हैं, क्या पूछा है, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए जो बार यूज़ किया जाता है या दाएं बाएं करने के लिए उसको स्क्रॉल बार कहते हैं। देखिए है ना, ऊपर नीचे हो रहा है या दाएं बाएं। अच्छा, अक्सर दाएं बाएं पे याद आया, सामान्य तौर पर अगर जूम की परसेंटेज सामान्य है तो आपको केवल एक स्क्रॉल बार दिखाई देता है, क्योंकि जब हमारा पेज पूरा दिख रहा है तो दूसरे स्क्रॉल की जरूरत ही नहीं है चौड़ाई में। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, अक्सर वो लेवल के पेपर में आता है कि अगर जूम परसेंटेज 300 कर दिया जाए तो कुल कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। एक तो निश्चित है, ये तो दिखेगा ही दिखेगा, लेफ्ट वाला, सॉरी राइट वाला वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखेगा। सामान्य तौर पे हॉरिजॉन्टल वाला स्क्रॉल बार नहीं दिखता है। तो अगर जूम साइज बढ़ाएंगे तो एक तो पहले से दिख रहा है, एक और दिखने लगेगा
वर्टिकल स्क्रॉल बार के साथ साथ आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं मोबाइल फ़ोन को प्रभावित करने के लिए एसएमएस, ब्लूटूथ, वायरलेस माध्यम, यूएसबी और इंफ्रारेड जैसे नेटवर्क और प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या प्रचारित होता है? मॉलवेयर होता है। अगर किसी प्रकार का जो है ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस को डिस्टर्ब करता है या मोबाइल को डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए कम से कम ये माध्यम जरूरी है, चाहे एसएमएस के थ्रू आया हो कोई लिंक, ठीक है, या ब्लूटूथ के थ्रू अगर वो सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, वायरलेस माध्यम से आ गया वाईफाई के थ्रू, ठीक है, यूएसबी के थ्रू आपके डिवाइस में डाल दिया, इंफ्रारेड के थ्रू, तो वो जो होता है वो मालवेयर होता है, वो आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसे मॉल फंक्शंस कर देता है, सही से काम नहीं करने देता है। अब आते हैं हैंड आउट मास्टर क्या होता है। देखिए पहले जानिए हैंड आउट मास्टर होता क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्लाइड्स को प्रिंट करना है, लेकिन एक पेज पर एक स्लाइड नहीं चाहिए, एक पेज पर 3-4 स्लाइड्स की हमें ज़रूरत होती है। इसलिए हम एक पेज पर 6 स्लाइड शॉर्टकट में प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हैंड आउट मास्टर का यूज़ करेंगे। वहाँ पर 6-9 अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। तो पहले हैंड आउट मास्टर क्या होता है ये समझ में आ गया, ये आपको व्यू मेनू में मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा इन सबको छोड़कर कौन से प्लेस को छोड़कर सभी के प्लेस होल्डर शामिल हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है, स्लाइड पर एक ऐसी जगह जहाँ कुछ रखा जा सकता है उसे प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हो ना क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड, ठीक है, टेक्स्ट, तो ये जो क्लिक टू ऐड टाइटल एक तरह का प्लेस होल्डर है, ये टेक्स्ट के लिए प्लेस होल्डर है, इसमें क्लिक करिएगा लिख सकते हैं, ये भी टेक्स्ट के लिए प्लेस होल्डर है, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्लेस होल्डर कहा जाएगा। तो कह रहा है कि इनमें से किसका प्लेस होल्डर नहीं होता है। तो देखिए हैंड आउट मास्टर में टाइटल का प्लेस होल्डर होता है, फूटर का भी होता है, हेडर का भी होता है, स्लाइड नंबर का नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो एक ही पेज पे आ रहा है, 6, 7, 8, 10 स्लाइड, तो वो अलग से स्लाइड नंबर का नहीं देता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। एक ऐसा एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता को सिंपल डॉक्यूमेंट बनाने, फॉर्मेट करने और एडिट करने की अनुमति देता है। डॉक्यूमेंट बनाना, जब भी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो ब्राउजर और ईमेल यूटिलिटी तो हो ही नहीं सकता है। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका डॉक्यूमेंट बनाने से कोई मतलब नहीं है। ईमेल यूटिलिटी क्या होती है, ईमेल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया है कि एक ऐसा एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग लगाएं या वर्ड प्रोसेसर लगाएं। देखिए बात हो रही है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह से एक ऑब्जेक्ट है। जब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ये एक तरह से ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉरी, ये जो वर्ड है ये बता रहा है कि हम किसी वर्ब की बात कर रहे हैं, क्रिया की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही है। सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, वर्ड, ये हमारा नाउन हो गया, थोड़ा सी इंग्लिश भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, नाउन की तरह यूज होगा और ये हमारा क्या होगा, वर्ब की तरह यूज होगा। तो हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन हमारा क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर नाम का एक एप्लीकेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर होगा आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है डिजाइन विकल्पों का एक संग्रह जिसमें फॉन्ट, रंग, विशेष प्रभाव पहले से ही, अ कलेक्शन ऑफ डिजाइन चॉइसेस दैट इंक्लूड कलर, फॉन्ट एंड स्पेशल इफेक्ट। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जब पहले से ही सारी चीज़ें सेट होती हैं तो उसको कहा जाता है थीम, ठीक है। थीम के अंतर्गत क्या होता है, उसमें कलर पहले से सेट होता है, फॉन्ट पहले से सेट होता है, इफेक्ट वगैरह पहले से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें पहले से ही सारी चीज़ें सेट होती हैं। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगा। अब आते हैं उमंग ऐप, बड़ा ही अच्छा ऐप है और बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर इसमें मिल जाती हैं। उमंग ऐप क्या होता है, एक ऐसा ऐप है जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं। आप मान लीजिए पासपोर्ट आपको बनवाना है, तो पासपोर्ट बनवाना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ अप्लाई करना होगा। अगर आपको पैन बनाना है तो पैन की वेबसाइट पे जाना होगा, अप्लाई करना होगा। तो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग वेबसाइट्स बनी हुई हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा यूनिफाइड ऐप बना दिया जो एक ही जगह पर सारी सुविधाएं देगा। अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है तो उसी ऐप से कर सकते हैं, आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना उसी से ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पैन कार्ड बनाना है उसी ऐप से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही साथ कर सकते हैं एक ही ऐप पर। तो पहले उमंग का फुल फॉर्म सुन लीजिए और लिख लीजिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एन से न्यू एज, जी से गवर्नेंस। अच्छा इसमें अब क्या क्या कर सकते हैं, आयकर रिटर्न भर सकते हैं, ठीक है, आधार का PDF बना सकते हैं, गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा।
अच्छा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 37 आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है आपको बताया था, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम कर दिया जाए तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। डिफॉल्ट तौर पे कितना दिखाई देता है, 1। जूम साइज बढ़ेगी तो कितना दिखाई देगा, 2 स्क्रॉल बार होते हैं, 3 4 तो होते ही नहीं, बात ही खत्म। अब ये पूछ रहा है कट कॉपी पेस्ट किस विकल्प में होता है। कट कॉपी पेस्ट जो विकल्प होता है वो उसका मेन्यू होता है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जब आप जाइएगा तो आपको कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन सारे के सारे यहाँ पर देखिए, कट कॉपी पेस्ट है ना। और देखिए यहाँ शॉर्टकट भी लिखा हुआ है Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। शॉर्टकट जरूर याद रखिएगा, अक्सर शॉर्टकट पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। कमांड या की स्ट्रोक का एक सेव किया हुआ क्रम जो बाद में उपयोग के लिए स्टोर किया जाता है। जब भी आप अपनी तरफ से कमांड या की स्ट्रोक सेव करते हैं किसी विशेष काम के लिए तो उसे कहा जाता है मैक्रो, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैक्रो कहा जाता है उसको। अब आते हैं बेहतर पाठनीयता के लिए बेहतर है कि बुलेट पॉइंट। अब देखिए जैसे बुलेट नंबरिंग को समझाते हैं। बुलेट नंबरिंग क्या होता है, जैसे आप कोई लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लिस्ट तैयार करने के बाद क्या हो, जैसे हमने यहाँ लिख दिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और उसके बाद इसमें लिख दिया मॉनिटर, कीबोर्ड, फिर उसके बाद माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ऐसे लिख दिया। अगर यहाँ पर क्या होता है नंबरिंग होती या कोई विशेष सिंबल होता तो अच्छा लगता। तो बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये बुलेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो भी आपको स्पेशल इफेक्ट मतलब सिंबल चाहिए वो आप ले लीजिए, वो आ जाएगा। अगर आपको उसकी जगह नंबरिंग चाहिए तो यहाँ पर नंबरिंग में आ जाएगा। आपको फॉर्मेट मेन्यू में भी बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन मिल जाएगा। कि ये पूछ रहा है कि अगर आप बुलेटेड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो किस लिए, लंबे वाक्य के लिए, टेक्स्ट या पेज के लिए, छोटे वाक्य या आंशिक वाक्य के लिए, पूरे पैराग्राफ कर तो सारे के सारे सबके लिए कर सकते हैं बुलेट का यूज, लेकिन ये अच्छा माना जाता है छोटे वाक्यांश या आंशिक वाक्य के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हमने नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और भी आपको करा दिए, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। आप पिछले क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और अगर इसके बाद भी डाउट होगा तो आप जो भी कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना करके डाल दूंगा ताकि कोई समस्या ना हो। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप 100 में लगभग 100 अटेम्प्ट करके आए, कम से कम ग्रेड एस आपका हो। तो कोशिश करिएगा तो हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं होता है ये। तो आज के लिए बस करते हैं अभी के लिए। अगली क्लास मैं फिर से जो है क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करके आगे की तरफ ले जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।